हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट्स विद रश्मि पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम से अच्छी वाली चल रही हो। तो आज हम यूपीएसआई के लिए मैथ का नया बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर वाइज और मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के रहेंगे। तो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बेहतरीन वाला सॉल्यूशन आपको मिले, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपका बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, चैप्टर वाइज भी और मिक्स भी। क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड है कि चैप्टर वाइज कराया जाए और कुछ की डिमांड है कि मिक्स कराया जाए, तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। जिनको चैप्टर वाइज देखना होगा वो चैप्टर वाइज देख लेंगे, जिनको मिक्स देखना होगा वो मिक्स देख लेंगे। मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ये फायदा होता है कि सभी चैप्टर हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं, कुछ भी छूटता नहीं है। लेकिन उसके लिए आपका बेसिक हर चैप्टर का क्लियर होना चाहिए। अगर आपने पहले मैथ नहीं पढ़ रखा है तो आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो आपने पहले सिलेबस कंप्लीट करना है मैथ का, ठीक है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा है, तो अगर आप मेरे को ही ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे से ही पढ़ना चाहते हैं, तो आपका पूरा पैकेज मिलेगा यहाँ पर आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी और सिलेबस भी। अपना एक नया बैच चल रहा है मैथ ब्रह्मास्त्र बैच, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ दिन से क्लासेस नहीं हुई थी, उसके लिए सॉरी। तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस करा दिया है, डिस्काउंट हमारा चल रहा है उसमें, तो डिस्काउंट आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने परसेंटेज करा दिया है और प्रॉफिट लॉस करा दिया है, तो वैसे ही हम यहाँ से भी चैप्टर वाइज चीजें लेके चलेंगे। पहले परसेंटेज कराएंगे और उसके बाद प्रॉफिट लॉस, उसके बाद डिस्काउंट। जैसे जैसे उस वाले जो हमारा सिलेबस वाला बैच चल रहा है उसमें सिलेबस होता रहेगा, वैसे वैसे ही यहाँ से हम चैप्टर वाइज चीजें लेते चलेंगे, ठीक है ना। और मिक्स में तो सारा कुछ रहेगा ही, वहां तो हम ये देख नहीं सकते हैं कि चैप्टर वाइज है या नहीं है, करा है नहीं करा है। मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आपको पूरे मैथ का जो है प्रैक्टिस होती रहेगी, चाहे वो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, SICI हो गया, आपका जो भी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा रही है वो हर चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मिलेंगे। साथ में ये जो मैंने बैच स्टार्ट किया है, इस बैच में यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स कराए जाते हैं, चाहे आपका कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, यूपीएसआई हो गया, ASI हो गया, लेखपाल वगैरह, चैप्टर वाइज वाली जो सीरीज है उसमें सबके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इससे होता क्या है कि हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम हुए हैं या हो रहे हैं, चीजें क्या पूछी जा रही हैं, इससे आप अपडेट रहेंगे। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बैच स्टार्ट करा है और डेली क्लासेस चलेंगी। एक दिन इसकी चलेगी, एक दिन सिलेबस की चलेगी। मैं एक ही क्लास ले सकती हूँ, एक दिन में से ज्यादा नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे को और भी काम करने हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका और सॉल्व करते हैं उसको। साथ में मैं बस इतना ही समझाऊंगी कि ये आपका सिलेबस है इसका यूपीएसआई का, तो परसेंटेज अपना चल रहा है अभी, ताकि मैं टिक करते चलूंगी। जैसे जैसे चीजें कंप्लीट होती चलेंगी वैसे टिक करते चलेंगे, ठीक है। साथ में कुछ कह रही थी कि साथ में कह रही थी कि थोड़ा सा कुछ ज्ञान देने वाली हूँ आपके काम का हो, कि अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखना। अभी क्या है, नया नया फॉर्म भरा है तो जुनून अंदर बहुत ज्यादा होगा, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कुछ दिन बाद वो ठंडा हो जाता है और हम एग्जाम डेट का वेट करने लगते हैं कि एग्जाम डेट आए तो हम पढ़े। ऐसा नहीं करना है। अगर आप सिलेक्शन लेने के लिए सीरियस है तो आपने क्या करना है, जिस जुनून के साथ आप अभी पढ़ रहे हैं वैसे इसको कंटिन्यू रखना है एग्जाम तक। जब आपका एग्जाम हो जाएगा फिर फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, यही चीजें रह जाती हैं। एक एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, फिर भी आपने जय माता दी पे नहीं जाना है। अपना पूरी तैयारी करनी है, पूरी कोशिश करनी है कि अच्छे मार्क्स आए। फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर तो उसमें जय माता दी लगाना ही है, फिर तो कोई चारा बचता नहीं है। लेकिन उससे ये है कि अपनी तैयारी को डाउन नहीं करना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं कुछ भी टिक करके आ जाऊंगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तैयारी आपने करनी पड़ेगी जबरदस्त वाली। मैथ के लिए मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये बैच अकेला ही सफिशिएंट है मैथ के लिए। बट इस बैच की कंडीशन है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेसिक क्लियर नहीं है तो मैथ ब्रह्मास्त्र वाला बैच आप ज्वाइन करेंगे। उसमें 0 लेवल से चीजें स्टार्ट कराई गई हैं और पूरा हाई लेवल तक के क्वेश्चन में सॉल्व करा रही हूँ। वो बैच ऐसा है कि आप CGL मेंस लेवल तक की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए सफिशिएंट है वो वाला बैच, ओके। तो इधर आते हैं और पॉजिटिव माइंड के साथ अपना तैयारी करते रहिए, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं अपने बारे में, जैसा हमारा माइंड सेट होता है हमको लेकर के, हम वैसे ही बन जाते हैं। तो नेगेटिव नहीं सोचना है, होगा नहीं होगा, वो सारी चीजें पॉजिटिव लेके चलना है। आप मान के चलना है कि आप दरोगा बन गए हैं, ठीक है और उसके बनने के बाद आपकी एक्टिविटी कैसी रहेंगी, कैसे आप लोगों से बात करेंगे, कैसा आपका बिहेवियर रहेगा, वो अभी से आपको डेवलप करना है। क्योंकि
ये जो हमारे चीजें रहती है, इमोशंस रहे, भावनाएं हमारी, ये हमें वैसा ही बना देती हैं जैसे ये हमारे अंदर क्रिएट हो रही होती है ना। तो अपनी इन पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। बाहर के जो दोस्त वगैरह है उनसे थोड़ी बातचीत कम रखनी है अभी, क्योंकि अपना फोकस यहाँ होना चाहिए। एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है, हमारे हाथ में नहीं होता, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब कराएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन लेती हूँ, रीड करती हूँ और फिर से सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन एकदम ललुएस टाइप के होते हैं इसमें, मतलब टफ नहीं होते हैं, बट फिर भी हमारी चीजें नहीं आती हैं तो हमें टफ लगती है वो चीजें। वैसे सारे क्वेश्चंस आपको एकदम फुप्पूस वाले मिलेंगे इसमें, फिर भी मैं बेसिक से कराने की कोशिश करूंगी और साथ में जो भी ट्रिक वगैरह रहेगी वो भी कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 360 के 200% के 150% के 40% के 30% का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने सेट भी ऐसे ही किया है, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है उनको बेसिक से थोड़ा सा हार्ड लेवल की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। अब मिक्स वाले में तो मिक्स रहेंगे, उसमें तो हार्ड और टफ देख नहीं सकते हैं, बट जो चैप्टर वाइज है उनको हम बेसिक से थोड़ा सा हार्ड लेवल की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है हमारा ये, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास संख्या है 360 और उसका हमसे 200%, ठीक है ना, 200% का 150%। अब देखो इसको हम फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं और डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। 200% के 150% के 40% के 30% की वैल्यू हमसे पूछी है, ओके। तो मैंने कुछ नहीं किया, जैसा हमसे कहा गया है वैसा ही मैंने लिख दिया है। अब इसे मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो, फिर 1 2 3 4 जीरो से ये वाला 100 100 पूरा कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं 15 चौका 60 बना लूं तो इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, नीचे मेरे पास ओनली 10 बचा है, ठीक है। इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो 6 तिया 18 आ जाएगा, और 18 यहाँ भी है, 36, 18 दूनी 36 होता है, तो 18 इंटू 18 करूँ 324 आ जाएगा। 324 में 2 यहाँ बचेगा, 2 यहाँ है, 4 का मल्टीपल और मेरे को करना है किसमें, 324 में। 324 इंटू 4 बटे में कितना करेंगे, 10 करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 10 बचा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, कैरी लेंगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9 आ जाएगा, फिर 4 तिया 12 और बटे में 10 इज इक्वल टू 129.6, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ललुएस टाइप का क्वेश्चन था, बट हमें चीजें नहीं आती हैं तो यही हमें कैसा लगता है, टफ लगता है। तो कैलकुलेशन भी अपने अच्छे रखना, क्योंकि मैंने देखा है जो सवाल है वो बहुत इजी है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसमें, तो कैलकुलेशन अच्छी रखनी पड़ेगी। अभी से आपने प्रैक्टिस करते रहना है, और सवाल टफ नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ मिल सकती है। तो अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हो रहे हैं वो क्वेश्चन में मैं इसमें इंक्लूड कर लूंगी, बट धीरे धीरे मिक्स वाले में तो कर ही लूंगी, ठीक है ना। चैप्टर वाइज वाले में भी यूपीएसआई वाले और जो भी है स्टेट लेवल के वो इंक्लूड करूंगी, और मिक्स वाले में पहले मैं यूपीएसआई एएसआई कांस्टेबल ये सब कराने के बाद 2025 में जितने भी एग्जाम हुए वो भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए 4520 के 80% के 75% के 50% के 25% का मान क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। सेम क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। 4520 के 80% तो 80% लिखेंगे यहाँ पर, का 75% तो 75% लिखेंगे यहाँ पर, का 50% तो 50% लिखेंगे, उसके बाद का 25% है तो 25% लिखेंगे, ओके। बेसिक क्वेश्चन है तो बेसिक से ही सॉल्व कर देना है। इससे आप फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रैक्शन में चेंज करोगे फिर लिखोगे, उतना टाइम क्यों खराब करना है जब हमें पता है बेसिक से सॉल्व हो रहा है, तो है ना। चलिए यहां से मैं इसको काटूं तो इस 50 से ये 2 बार चला जाएगा, इस 25 से ये 4 बार चला जाएगा, फिर 4 दूनी 8 से ये 10 बार चला जाएगा, इस 10 से ये 10 बार चला जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा हमारा। उसके बाद 25 तिया और 25 चौका, और उसके बाद 4 से ये चला जाएगा, 4 एकन 4 4 एकन 4 4 तिया 12 और ये हमारे पास बचेगा, एक न जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3 3 एकन 3, मतलब कि 339 ये आपका आंसर होगा। 339 और 339 ऑप्शन पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका एकदम ललुएस्ट वाला सवाल था। नेक्स्ट जो सवाल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा। ये 440 का 20%, 550 के 40% से x% कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 440 का 20% निकालेंगे। अब 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 44।
20% निकालेंगे तो 10% का डबल 20% है, तो 44 का डबल कर देंगे, तो इसका 20% कितना आ जाएगा 88। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि आप माइंड में कैलकुलेशन करके ऐसे लिख सकते हैं। एक तरीका है कि आपने बेसिक तरीके से ही निकालना है, तो ऐसे 440 लिखना है, इसका 20% हमसे पूछा है तो 20% निकाल लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम 0 से 0 दोनों काट देंगे, और 2 चौक 8 और 2 चौक 8, ये 88 आपका 20% आ जाएगा किसका 440 का। बट ये तो बच्चों वाला तरीका हो गया ना, अब ये आप बच्चे नहीं रहे, आप बड़े हो गए हैं, तो ऐसे नहीं करना है। जब भी 10% की बात की जाती है, हमसे किसी भी संख्या का 10% हमसे पूछा जाता है, तो एक संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा देना होता है हमने। ठीक है, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, तो 0 हमारा हट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 44। 10% बराबर 44 है, तो 20%, 10% का डबल है तो इसका भी डबल हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 88। तो ये हमें केवल कैसे लिखना है, केवल ऐसे लिखना है कि ये इसका 20% पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा 88। इसे यहां तक लेके आना है। ओके, ऐसे ही यहां पर हम लेके आएंगे कि 550 के 40% से x% कम है, तो 550 का 40% हमें निकालना है। 550 का 10% कितना होगा 55 होगा, तो 40% कितना होगा 55 का डबल करेंगे 110, 110 का डबल करेंगे तो 220, तो 220, इसका 40% कितना आ जाएगा 220। ठीक है, अब इससे ये x% कम है ऐसा में कहा जा रहा है, इससे ये कितना कम है वैसे 120 और 12, मतलब कि 132 कम है। तो ये जो 132 है ये 220 का कितना परसेंट है यही हमसे पूछा है। x% कम है तो x की वैल्यू ये आपकी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसे सॉल्व करें, 0 से 0 काट दें, इससे काटेंगे तो ये कितने बार चला जाएगा 6 बार जाएगा, तो ये आपका 6 और 0 मतलब कि 60% आपका आंसर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 60%, और 60% ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, ऑप्शन गलत हो गए, इसको बी करेंगे आप और इसको सी करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 60%। समझ में नहीं आए कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ लेना है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, टाइम खराब नहीं करना है, वहां एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, आपने ऐसे वाले तरीके पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, ऐसे करके निकालना नहीं है इसको, ये बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी है, बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा दिमाग भी बड़ा कर लेना है। ठीक है, ये 410 का 20%, 520 के 40% से x% कम है तो x ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो 410 का 20% मुझे चाहिए, 10% कितना होगा 41, तो 20% उसका डबल 82 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे केवल 82। ठीक है, फिर आगे है 520 के 40% से x% कम है, तो इसका 40% कितना होगा 10% होगा 52, 20% 104, तो डबल करेंगे 104 का 208 हो जाएगा, तो 520 का 40% 208। अब इससे ये कितना कम है, ये है 18 और 108, 18 और 8 कितना होगा आपका 26, मतलब कि 126 कम है, तो ये आपका 126, 126 जो है 208 का कितना परसेंट है यही हमसे पूछा है। समझ रहे हो, ये आपकी x की वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब इसे मैं सॉल्व करूं, देखो पॉइंट में जाएगा, बिना पॉइंट के काम चलेगा नहीं अपना, तो पहले मैं इसे काट लेती हूं, 2 से ही कटेगा, यहाँ पे 2 से काटूंगी, 2 एकम 2 0 और 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 छिक्के 12 और 2 तिया, तो ये आ जाएगा 6300 बटे में 104। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो 6 बार और 4 छिक्का 24, 6 बार जाएगा, मतलब कि 60.57% समथिंग बनेगा। आप एक नजर ऑप्शन पे भी रखेंगे, ऑप्शन हमारे दूर दूर है, अगर पास पास होते तो हम इसे पूरा सॉल्व करते। मैंने देखा कि ये पहले 6 बार जाएगा ओनली, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था जहां पर 6 था, तो मैंने टिक कर दिया फटाफट। अगर नियर बाय में और भी ऑप्शन होते तो हम एक डिजिट तक और सॉल्व करके उसको देख लेते। तो जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद आप ऐसे स्टेप पे आ गए हैं कि क्वेश्चन थोड़ी सी टफ होने वाली है, तो एक नजर ऑप्शन पे भी देख लिया करो कि ऑप्शन दूर दूर है या पास पास है। अगर ऑप्शन दूर दूर है तो हम नियर बाय में जा सकते हैं। ओके, पास पास होते हैं
तब हमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। अगर दूर दूर है तो हमने देखा कि 6 आ रहा है और 6 एक ही में दे रखा है तो टिक कर दिया बस। 470 का 20%, 580 के 40% से x% कम है। इसे प्रैक्टिस में करेंगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं प्रैक्टिस करके लिख के दे रही हूँ आपको। मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा के दूंगी, बट जो सेम क्वेश्चन है उसमें एक आध क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में भी दूंगी, ठीक है। चलिए, ये x का 754% इज इक्वल टू 754 का 845%। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखो, एक तो है कि इसे पेन ही नहीं चलाना, हमने बिना पेन चलाए इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से परसेंटेज हम काट सकते हैं, 754 से 754 काट सकते हैं, और x का मान कितना आ जाएगा, 845। बट अगर आपका बेसिक क्लियर है तभी आप ऐसा दिमाग लगा पाएंगे, बेसिक क्लियर नहीं है तब नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बेसिक आपने क्लियर करना है। ये बैच सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। बेसिक क्लियर नहीं है तो आपने मैथ ब्रह्मास्त्र वाला बैच ज्वाइन करना है, वहां से बेसिक क्लियर करना है। जो मैंने आरआरबी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए बैच करा रखा है, रेलवे के लिए, वो बैच भी सफिशिएंट है इस बैच के लिए। मैथ सेम होता है हर चीज में, जैसे रेलवे का अलग करा रहे, पुलिस का अलग करा रहे, नहीं बाबा, सब में सेम चीजें ही पूछी जाती है, बस क्वेश्चन का लेवल किसी में इजी होता है और किसी में थोड़ा सा टफ होता है। तो अगर आपको सिलेबस बहुत जल्दी कवर करना है तो लगभग 70 वीडियो में मैंने पूरा सिलेबस करा रखा है, 1-2 चैप्टर छोड़ करके। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स नहीं करा रखी है उसमें, बाकी नहीं, प्रोबेबिलिटी तो हाँ, प्रोबेबिलिटी नहीं करा रखी है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं करा रखी है, बाकी सब करा रखा है। तो वो 2 चैप्टर आपका इसमें प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पूछी जा रही, तो प्रोबेबिलिटी इसमें कराएंगे हम। बाकी पूरा बैच इसके लिए, यूपीएससी के लिए सफिशिएंट है वो, अगर आप करना चाहते हैं तो। नहीं करना चाहते हैं तो मैथ ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें बेसिक से 0 लेवल से चीजें चल रही हैं, ठीक है। बेसिक क्लियर है तो आपने इसे ही देखना है, फिर कोई बैच ज्वाइन नहीं करना है। ये बैच आपका सफिशिएंट है 100% मार्क लाने के लिए यूपीएससी में। बाकी आप देख लो, ट्रस्ट करना है, नहीं करना है, भटकना है तो भटक सकते हो, नो डाउट, आपकी चॉइस है इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल बेसिक से भी सॉल्व करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ दिमाग से आपके हवा हवा हो जाए चीजें। तो मुझसे कहा गया है कि x का 754% इक्वल टू 754 का 845% है, ठीक है ना। तो x का मान कितना है ये हमसे पूछा था। तो यहां से 100 से 100 जाएगा, 754 से 754 जाएगा, x इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास, 845। बस इसी चीज को मैंने क्वेश्चंस में ही यहाँ पर काट दिया था। इतना लिखने में टाइम खराब क्यों करना, जब हमें पता है चीजें यहाँ से यहाँ कट रही हैं। तो इस पे भी ध्यान देना है, एक एक चीज पर ध्यान देना है। जो भी क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, हमें पेन चलाने की आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि एग्जाम हॉल में है ना, हम एकदम होपलेस से होते हैं। जिन्होंने 4-5 एग्जाम दे रखे होते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, वो उस प्रेशर को झेल पा रहे होते हैं। पहली बार जो बच्चा एग्जाम हॉल में बैठता है उसके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे होते हैं। तो इसके लिए आपने प्रैक्टिस करते रहना है अभी से, ठीक है। 1494 ग्राम 8.3 kg का कितना परसेंट है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ग्राम में ही चेंज कर लेंगे, परसेंटेज में चीजें हमसे पूछे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1494 ग्राम कितना परसेंट है, किसका, 8.3 kg का। अब देखो केजी है, ग्राम में चेंज करना है, तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है। तो हम यहाँ 1000 से मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा 00 से 00 कट जाएंगे और ये पॉइंट हट जाएगा 10 से। अब हमारे पास बचा 1494/83 ओनली। यहाँ से अगर मैं इसको काटूं तो सबसे पहले तो ये एक बार ही जाएगा, उसके बाद 8-24 एक ही बार, मतलब 8 में ही मल्टीपल में आता है 4। तो देखो मैंने पूरा किया भी नहीं और मेरा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, समझ रहे हो। तो ये भी आपने दिमाग रखना है। आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले 83 लिखेंगे, फिर इस वाले पार्ट में से माइनस करेंगे, फिर इधर वाले पे आएंगे कितना बचा है, ऐसे नहीं करना होता है। मुझे पता है कि यहाँ 4 आ रहा है और 3 का मल्टीपल अगर मैं करूं, ऑप्शन में कहीं पॉइंट नहीं दे रखा है, और 3 का मल्टीपल करूं तो 8-24 8 बार मल्टीपल करूंगी तभी मेरे को 4 मिलेगा ओनली। तो फटाफट से लगाना है। क्यों करना है वो नाटक कि नहीं मैं तो यहाँ से माइनस करूंगा फिर जाकर के इसमें से बचेगा उसको डिवाइड करूंगा, ऐसे नहीं करना होता है। ओके, जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ इस पे
विशेष फोकस रखना है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बता रही हुई चीजें ही आपका टाइम सेव कराती हैं। पहले जब मैं भी कभी स्टूडेंट हुआ करती थी तो ये क्वेश्चंस पे ही ध्यान रहता था, टीचर क्या बड़बड़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं रहता था। बट ये चीजें आप एक टाइम के बाद रियलाइज कर पाओगे कि जो एक्स्ट्रा चीजें बताते रहते हैं टीचर वो कितने काम की होती है। जब पहली बार सिलेक्शन नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, तीसरी बार नहीं होगा, फिर आप रियलाइज कर पाओगे। तो पहली बार में ही अगर कोई सही चीजें आपको समझा रहा है तो उसे समझना है, जल्दी सिलेक्शन लेके अपनी लाइफ में सेटल होना है। और भी दुनिया है जीने के लिए, और भी चीजें हैं तो उनको देखना है ना। इसी में पढ़ाई में थोड़ी लगे रहना है जीवन भर। 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है ये हमसे कहा जा रहा है। 30 के 80%, अब 30 का 10% कितना होगा? 3 होगा। तो 80% कितना होगा? 10 का 80 8 गुना है, तो 3 का 8 गुना 8 24 होगा। ऐसे करना होता है, ठीक है। तो ये 24 हो जाएगा। और 25 के 4/5, 25 का 4/5, 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है ना। कितना अंतर होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इन दोनों में कितना अंतर आ जाएगा? 4 का अंतर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा 4। बस बात खत्म। इतना सा क्वेश्चन था हमारा। ऐसे ही लल्लुअस टाइप के सवाल हैं, ज्यादा तगड़े सवाल नहीं मिलेंगे आपको इसमें, बट ये सवाल भी बच्चों को टफ लगते हैं क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। मैथ से डर लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों। मैथ ब्रह्मांड का सबसे आसान सब्जेक्ट है। मेरे जैसी इंसान अगर मैथ पढ़ा सकती है तो मुझे लगता है मैथ कोई भी सीख सकता है। 4800 रुपए का 16 सही 2/3% का 25% का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसी जो संख्याएं होती है ना, इनका आपने फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 12.5% हो गया, ये संख्याएं हो गई, और भी कई सारी वैल्यू है। तो मैंने परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज करना सिखा रखा है। आपने जाना है, अब पहली वाली क्लास देखनी है, वहां से एक बार देख लोगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वही 2 बार और रिवीजन कर लोगे तो हमेशा के लिए याद ही हो जाएगा। तो ये होता है आपका 16 सही 2/3 इक्वल टू 1/6। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको निकालना भी बता देती हूँ। हम इसका मल्टीपल करेंगे, 16 × 48 हो तो कितना होगा? 50। तो मैं इसको 50/3% लिख सकती हूँ। इसके बराबर में 50/3। अब देखो परसेंटेज का साइन हटेगा तो बटे में 100 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंटू का 100 लिख सकती हूँ। अब यहाँ से 50 से 100 को 2 बार हम डिवाइड कर सकते हैं, इक्वल टू 1/3 दूनी 6, मतलब कि 1/6 ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसे मैं हटा करके डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगी। ये मैंने सिर्फ समझा दिया है आपको। तो ये जो आपका है 16 सही 2/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/6 और इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो भी, नहीं निकाले तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये संख्या इजी है। लेकिन यहाँ आपने थोड़ा सा देखना है, यहाँ याद रखना है, ठीक है। अब मैं इसको लेती हूँ कि 4800 रुपए का 1/6 का 1/4 का मान हमसे पूछा है, ठीक है। तो ये 6 चौक 24 दूनी 48, कितना आ जाएगा हमारे पास? 200 आ जाएगा। और 200 क्या होगा? आपका आंसर होगा 200 रुपए। इट मीन्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रुपए लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो गलती से बिंदी लग गई है उसके लिए सॉरी। चलिए, 180 का 15%, 250 के 18% का कितना परसेंट है? 180 का 15%, 250 के 18% का कितना परसेंट है? अब देखो इसका अगर मैं 10% निकालूं तो 18 आएगा। अब 10% का आधा कर दूं 5%, उसका आधा कर दूं तो 9 हो जाएगा। तो 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27। तो इसका 15% कितना हो जाएगा? 27। बिना पेन चलाए आपने ये करना सीखना है, ये सीखना ही पड़ेगा, ये चॉइस नहीं इसमें आपकी, ठीक है ना। ये सीखना ही आपने, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, टाइम से कुछ उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो। अब मैं इसका 18% अगर निकालूं तो 250 का 10% 25 होगा। अब मेरे को 8% और चाहिए। 1% अगर मैं निकालूं तो 2.5 होगा। 1% 2.5 है तो 2% कितना होगा? 5 होगा। 2% अगर हमारे पास 5 है तो मेरे को 8% चाहिए। 4 गुना करा, 5 का 4 गुना करूंगी कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 और 25 कितना हो जाएगा? 45। तो 250 का 18% कितना होगा? 45। बात खत्म। ऐसे करना है,
ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो लिख लेना है बाबा, ऐसे कर लेना है। ये जरूरी नहीं है एक बार में चीजें आ जाएं, एक बार में चीजें नहीं आती हैं। हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, तब जाकर के हम ऐसे हुए हैं कि बिना पेन चलाए कर पा रहे हैं। अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने यहाँ से 0 से 0 हम काट देंगे, उसके बाद 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 9 बार जाएगा, फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45 इधर आएगा। अभी आपकी आत्मा एकदम गदगद हो रही होगी, संतुष्ट हो रही होगी, वाह मजा आ गया है। बट ये वाला मजा आपने नहीं लेना है, क्योंकि ये सिलेक्शन नहीं दिलाएगा आपको। ठीक है, आपने इधर जाना है और ऐसे सॉल्व करना है इसको। तो मेरे पास यहाँ 45 है और यहाँ पर कितना है 27 है, और मुझसे पूछा जा रहा है कि का कितना परसेंट है, 45 का 27 जो है वह कितना परसेंट है, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो 27 जो है ये 45 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है। तो 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, 5 से काटोगे इसको 20 बार जाएगा, और 20 तिया कितना होता है 60, तो ये आपका 60% आ जाएगा, और ये क्या होगा आपका आंसर। देखो मैं इतने लल्लू सवाल सॉल्व नहीं कराती हूँ सच में, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कराने पड़ेंगे क्योंकि मैं यूपीएससी के लिए पढ़ा रही हूँ। मुझे ये है ना, मेरे लिए ऐसे सवाल लगते हैं मतलब सिरदर्दी वाले कि ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसा वाला लगता है मेरे को, लेकिन पूछे जा रहे हैं। और वो भी सोचो यूपीएससी मतलब कि 2 स्टार वाली जॉब में अपना एक रुतबा होता है भाई स्टार का, यहाँ पे लगा के चलो। आहा, गांव में तो बहुत ज्यादा है ना, तो उसमें इस लेवल के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, लेवल थोड़ा सा उठना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पता नहीं क्यों नहीं करते हैं लोग, इतने घटिया सवाल डाल देते हैं। बट कोई नहीं, जिनको नहीं आते हैं उनके लिए तो ये भी बहुत टफ लग रहे होंगे। किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या है। अब कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, तो संख्या अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। तो यहां से मैं ये लिख सकती हूँ कि 45% इज इक्वल टू 135 है, तो 100% कितना होगा, यहां से ऐसे लिख सकते हैं। तो 45 का ये कितना गुना है, तो ये 3 गुना है, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 300। मतलब संख्या कितनी होगी, 300 होगी। ठीक है ना, कितनी होगी 300। तो 300 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे सवाल हैं, देखो यदि एक निश्चित संख्या के 35% का मान 3010 है तो उस संख्या के 85% का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। एक संख्या का 35% कितना है, 3010 है। मैं यहाँ पे लिखूं, मैंने लिखा 35% इज इक्वल टू 3010 है, तो उस संख्या का 85% मेरे से पूछा है कि कितना होगा, 85%। वैसे मैं ऐड भी कर सकती हूँ, जैसे ये 35% है और 85% मेरे को चाहिए, तो मैं इसमें कितना और ऐड कर दूं, 50% और ऐड कर दूं, तो मैं यहाँ पर 50% निकाल के भी ऐड कर सकती हूँ। ठीक है ना, 50% कितना हो जाएगा, ऐसे भी कर सकती हूँ। तो इससे अगर मैं इसको काटूं या इसका कितना गुना है ये देखूं, तो ये देखने से बेहतर है कि मैं क्या कर लूं, इसको छोटा कर लेती हूँ। मैं 5 सत्ते और 5 से 10 बार काट देती हूँ। अब इसका कितना गुना है यहाँ देख लेती हूँ, 7 चौक 28 और 7 तिया 21, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 430, और दोनों को ऐड कर देती हूँ। ठीक है ना, ये इसका 430 गुना है और यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, 0 1 3 और 7 7310 7310, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब ये वाला जो तरीका है आपके दिमाग से हवा हवा हो गया होगा, क्योंकि आपने क्या सीखा है, आपने सिर्फ ये वाला तरीका सीखा है कि 35% इज इक्वल टू इतना है तो 85% निकालना है हमको, लेकिन हमें यहाँ से 85 बनाना है तो 50% ऐड करना है ओनली। तो 85 अगर हमारी कैलकुलेशन ऐसी है कि थोड़ी बड़ी हो रही है, 50% पे इजी हो रही है, तो हम इजी पे जाएंगे ना, टफ वाली पे क्यों जाएंगे। तो मैंने इजी वाली को लिया, मैंने कहा इसमें मैं 50% और ऐड कर दूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, तो मैंने बस 50% ऐड किया। बाकी मैं आपकी वाले तरीके से भी करती हूँ। मैं यहाँ लिखूंगी 35% इज इक्वल टू 3010, और मेरे को चाहिए 85%। ठीक है ना, कितना चाहिए मेरे को, 85% चाहिए। अब फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 से काटना ही पड़ेगा। 5 से काटूंगी 5 सत्ते 35, और 5 से काटूंगी 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब देखो 17 का मल्टीपल बन गया हमारा, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जाएंगे, कितना गुना है, 7 चौक 28 और 7 दिया 21, 430 गुना है। इधर भी कितना करना पड़ेगा हमें, 430 गुना करना पड़ेगा। तो 0
और 17 तिया 51, कैरी लेंगे 5 आ जाएगा, 17 चौका 68, मतलब 68, 68 में हम 5 और ऐड करेंगे तो 73 आ जाएगा, तो 7310 ये आ गया आपका आंसर। आप लोग ऐसे करते होंगे, है ना? तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है, बट हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो गई हमारी। हमने क्या करा, हमने देखा 35% है ये, 50% और ऐड कर देंगे तो 35% हो जाएगा, तो हमने बस वही करा, 50% और इसका निकाला और उसमें ऐड करके लिख दिया अपना आंसर। ये भी तरीका आप लगा सकते हैं, ठीक है? मैंने दोनों तरीके आपके लिए बता दिए हैं, आपको जो भी तरीका बेहतर लगता है आप उससे सॉल्व करें। एक बल्लेबाज 205 रन बनाता है जिसमें 10 चौके और 7 छक्के शामिल हैं, वह अपने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाता है? जैसे आपने देखा ना, मैच लड़के लोग तो बहुत शौकीन होते हैं बॉल को मारा और फिर दोनों लोग भाग भाग के रन बना रहे होते हैं, तो वही पूछा है इसमें, है ना? वैसे क्रिकेट के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं रही क्रिकेट को लेकर के कभी भी, तो मुझे उसके बारे में सच में नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है? 10 चौके मारे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो चौके लगाए होंगे तो कितना बनेगा, 10 इंटू का 4, मतलब कि 40 रन यहाँ से बने होंगे, ठीक है? छक्के लगाए होंगे, 7 छक्के हैं, तो 7 इंटू का 6, मतलब कि 6 सत्ते 42 रन यहाँ से बने होंगे। टोटल रन कितने आ गए, 82 आ गए, ठीक है ना? मतलब 82 रन उसने चौके और छक्के में बनाए हैं, और टोटल रन उसके पास कितने हैं, 205। तो जो दौड़ दौड़ के उसने रन बनाए हैं वो कितने बनाए होंगे, दौड़ते समय जो रन बनाए होंगे वो बनाए होंगे 205 माइनस का 82, मतलब कि ये 3 और ये कितना आ जाएगा आपका 12, 123 रन उसने दौड़कर बनाए होंगे। तो परसेंटेज में ये वैल्यू हमसे पूछी है कि जो 123 रन उसने दौड़ते दौड़ते बनाए हैं, ये परसेंटेज में कितना है। तो यहां से हम निकालेंगे कि 123 जो है ये कितना परसेंट है, किसका, 205 का। बस ये हमसे पूछा है। अब देखो संख्या जो है कट रही है पूरी की पूरी, तो हम इसे काटेंगे। यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 चौका और 5 चिकन 5, और 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा। फिर यहाँ से 4 तिया 12 और ये 1 तिया 3, 3 बार कट जाएगा, और 20 तिया 60%, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा आंसर, 60%। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 60% वाला ऑप्शन ज्यादा मिल रहा है ना, मतलब तीसरा क्वेश्चन से शायद हमारा जिसमें हमारा आंसर 60% आया है, बट कोई नहीं, संख्या ऐसी है तो ऐसे करना पड़ेगा। हम इसे छोटा भी कर सकते हैं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, तो अलग अलग चीजें लिख दी इसलिए इतना बड़ा हो गया है। बाकी आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस कर लो सीधा सीधा, 205 माइनस का 10 इंटू का 4 माइनस का 7 इंटू का 6 इज इक्वल टू आपके पास 123 आ जाएगा। फिर आपने निकालना है कि 123 जो है ये कितना परसेंट है, किसका, 205 का। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर देना है, कितना आ जाएगा, 60%। तो ये एक लाइन का सवाल है आपका ओनली, है ना? लेकिन हमने क्या करा है, अलग अलग चीजें लिख दी हैं आपके लिए, ठीक है? तो ये अपना क्वेश्चन है आपके लिए, इतनी जगह में मैंने सॉल्व करा है, ये अपना थोड़ा समझा के सॉल्व करा है, ये अपना थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व करा है। तो दोनों को देख लेना, इसको हटा देती हूँ मैं क्योंकि मैंने समझाया है ऑलरेडी, तो इसे हम हटा देते हैं, ठीक है? यहाँ से अलग अलग चीजें पता चल रही हैं कि चौका कौन है, छक्का कौन है, और दौड़ दौड़ के कितना रन बनाया गया है। तो जो हमसे पूछा है कि दौड़कर कितना रन बनाया गया है, वो हमारे पास 60% आया है, ठीक है? चलिए, ये 4500 कलमों वाले डिब्बे में से बसीर 1485 कलम बांट देता है, तो डब्बे में कितना प्रतिशत कलम बची है, ये हमसे कहा जा रहा है। टोटल थी हमारे पास कितनी, टोटल है हमारे पास 4500, इसमें से उन्होंने 1485 कलम बांट दी हैं, तो बचेंगे कितनी, इसे माइनस कर देते हैं, कितना, 1485, इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा, मतलब 3015 3015 कलम बची है, मतलब उसके साथ पेन बचे हैं इतने। तो ये 3015 है, ये कितना परसेंट है, किसका, 4500 का, ये आपसे पूछा है। अब देखो पॉइंट में नहीं है, पूरा पूरा कट रहा होगा, तो 00 से पहले यहाँ से 00 उड़ा दो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 9 से काट देते हैं, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 3 बचेगा यहाँ पे, फिर 9 तिया 27 और 9 पंजे 45, फिर 5 से काटेंगे, 5 छिक्का 30 और 5 सत्ते 35, 67%, ये आपका आंसर होगा 67%। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन
अच्छी होगी तो आप एक बार में काट पाएंगे, कल से अच्छी नहीं है तो छोटा छोटा करके काटेंगे। ठीक है, मैं भी कभी कभी छोटा छोटा करके ही इसको काटती हूँ, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो जाएगा तो फिर हमें पूरी कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ेगी। तो जब दिमाग फास्ट काम नहीं कर रहा हो तो उसको छोटा छोटा करके करना है। ठीक है, कई बार दिमाग हमारा अलग अलग जगह पर बढ़ जाता है। जैसे मैं भी कभी यहाँ पढ़ा रही होती हूँ और कहीं दूसरी जगह घूम रही होती हूँ, ऐसा हो जाता है। सीरियसली, आप कभी पढ़ रहे होते हो, दिमाग कहीं कुछ और सोच रहा होता है। अच्छा, मैंने वो वाली वेब सीरीज देखी थी, वो वाली मूवी देखी थी, उसमें ये वाला सीन ऐसा चल रहा होता है, ऐसा चलता है ना। तो ऐसा मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है, उसके लिए सॉरी। जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या निकलती है। संख्या क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। जब हम 75 में किसी संख्या का 75 जोड़ देते हैं, किसी संख्या मतलब कोई संख्या है, x मान लेते हैं, तो परिणामतः वही संख्या निकलती है, मतलब हमें x ही प्राप्त होता है। तो मैं करूं सॉल्व। मैंने कहा कि 75 में जब हम किसी संख्या मतलब x का 75% जोड़ देते हैं तो हमें x ही प्राप्त होती है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैं यहां से ये लिख सकती हूँ कि x माइनस का इसको इधर ले जाएं तो कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक है ना, 3x/4 इज इक्वल टू ये वाला 75 बचेगा। फिर मैंने ऐसे कर दिया, तो ये 4x माइनस का 3x मतलब कि x/4 इज इक्वल टू 75। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300। 74 इंटू का 75 इंटू का 4 कितना होता है, 300। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 300। 75 चौका 300 होता है, हिंदी में पढ़ के बता रही हूँ आपको। ठीक है, ऐसे करना जरूरी था क्या, नहीं, हम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं इसको फिर हमें दिमाग में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर हम इसको थोड़ा और शॉर्ट करेंगे तो दिमाग में लेके जाना पड़ेगा हमें। एक्स जो संख्या मैंने मानी है दिमाग में रखनी पड़ेगी, उसका 75% बोले तो 3/4 उधर ले जाके माइनस करना, तो x/4 बचेगा। x/4 इक्वल टू 75, तो x बराबर 300। बस बात खत्म। ऐसे करना पड़ेगा फिर हमें। यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% क्या होगा। अब देखो, आपको अगर वैल्यू पता हो तो आप इजीली क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करोगे। 12.5% बराबर 1/8 होता है। तो ये जो आपका 87.5% आया है, ये कितना गुना है 12.5% का, ये है 12.5% का 7 गुना। तो इधर भी कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू इसका। देखा, याद करने का तरीका ऐसे याद, मैंने परसेंटेज में बहुत इजीली समझा रखा है पहली वाली क्लास। अगर आपको समझ में नहीं आता है, सीखना चाहते हैं, तो पहली क्लास देखेंगे परसेंटेज की। ठीक है, ब्रह्मास्त्र मैथ ब्रह्मास्त्र बैच की। ओके, उसमें सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। अब मैं यहाँ आऊं, यदि एक संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 87.5% कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 20% बोले तो 1/5। मैंने फ्रैक्शन इसका भी चेंज कर लिया, इसको फ्रैक्शन में ही ले लिया मैंने। ठीक है ना, क्योंकि मैंने उसको फ्रैक्शन में लिया तो मैंने इसको फ्रैक्शन ले लिया। 1/5 बराबर कितना है हमारे पास, 50 है। तो संख्या कितनी होगी, एक, मतलब 100%। 100% इज इक्वल टू 1 होता है फ्रैक्शन वैल्यू। इधर लिख लो, अगर मैं 100% लिखूं तो ये कितना होता है, 1। अगर मैं 20% लिखूं तो कितना होता है, 1/5। क्यों, क्योंकि इसका हमने कितना गुना कर दिया, 1/5 गुना कर दिया बाबा। तो इधर भी कितना हो जाएगा, 1/5 गुना हो जाएगा। ऐसे ही चलती है सारी चीजें। तो एक अपने आप में क्या है, 100%। और कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो संख्या 5 इधर चली जाएगी, मतलब कि 250। संख्या आ गई हमारे पास 250। अब मुझे कितना चाहिए, 7/8 चाहिए। तो इसका एक का ये कितना है, 7/8। तो इसका भी हमें कितना करना पड़ेगा, 7/8 ही करना पड़ेगा। समझ रहे हो। अब पॉइंट में जाएगा हमारा आंसर, बिना पॉइंट में जाए मानेगा नहीं। तो 25 सत्ते 175 और 0 भी लगाएंगे, बटे में 8। अब 8 दूनी 16, फिर 1 बचेगा, फिर 8 एकन 8, मतलब कि 218.75। 218.75 ये आपका आंसर होगा। अब देखो, मैंने 2 ही डिजिट तक सॉल्व करा। क्यों, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 21 दे रखा है, 21 तक मैंने सॉल्व कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने टिक कर दिया। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी मुझे, क्योंकि यहाँ तक ही मेरा आंसर मिल गया था। तो ये भी ध्यान रखना है, मैं आपको समझा रही हूँ
कि जब भी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लगे तो ऑप्शन पे भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन हमारे नजदीक तो नहीं है, थोड़ा दूर दूर है, तो हम 1 या 2 डिजिट तक सॉल्व करके लगा सकते हैं तो जरूर लगाएंगे, ठीक है। बट अभी आप घर पे बैठे हैं तो पूरे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। पी का 5% 10 है। अब देखो पी का 5% अगर 10 है तो 100% कितना होगा आपका? 200 होगा। अरे 5% 10 है तो 10% 20 होगा, 10% 20 है तो 100% कितना होगा? 200 होगा। समझ रहे हो? ऐसे दिमाग लगाना है बाबा। तो यहां से अगर 5% 10 है तो P बराबर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। देखो हमने कुछ करा नहीं करा, लेकिन ऐसे जल्दी आ गया हमारा पास, P की वैल्यू बहुत जल्दी आ गई। अब Q का 10% 5 है, 10% 5 है तो Q बराबर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। देखो Q हमारे पास 50 आ गया, P हमारे पास 200 आ गया, और हमसे कहा जा रहा है R जो है वो Q बट्टे P के बराबर है। तो R का मान क्या है? R किसके बराबर है? R है Q बट्टे P के बराबर। तो यहां से हम निकालेंगे R इज इक्वल टू Q बट्टे P। मतलब Q है हमारे पास 50 और P है हमारे पास कितना? 200। तो यहाँ 200 लिखेंगे और ये कितना आ जाएगा? 5 चौक 20, मतलब 1/4। तो R कितना होगा? 1/4, और ये आपका आंसर होगा 1/4। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर y का 8/5% x है तो x का मान कितना होगा? y का 8/5% x है, यहां से लेंगे कि y का कितना? 8/5%, तो 1/100 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है? x है, ठीक है ना। अब यहां से एक तो है कि छोटा कर लो और दूसरा है मत करो, जरूरत नहीं है, कर लेते हैं। वैसे तो 4 दूनी और 4 से काटेंगे तो ये 25 बच जाएगा। तो यहां से मैं x बट्टे बाई अगर लिखूं तो x कितना आ जाएगा? 2, और बाई कितना आ जाएगा? 25 पंजे 125, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमसे कहा जा रहा है तो x का कितना प्रतिशत बाई है, x का कितना परसेंट बाई है, 2 का ये जो आपका 125 है कितना परसेंट है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 125 जो है ये कितना परसेंट है? किसका? 2 का। 2 से 100 को काटोगे कितने बार जाएगा आपका? 50 बार जाएगा। 0 लगाओगे 55 25, कैरी लेंगे 2 आ जाएगा, 5 10 और 2 12, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 5 और 1 6, तो 6250%। 6250%, देख रहे हो। अब देखो एक तरीका ये भी था कि हम सॉल्व नहीं करते, ऐसे भी लगा सकते थे, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, बिकॉज संख्या इतनी बड़ी है हमारी, ठीक है ना, 1600 पे जाएगा नहीं, तो आप ऐसे ही काट के भी लगा सकते थे। दिमाग में ये इतना सॉल्व करने की आवश्यकता आपने नहीं थी, बट अभी सीख रहे हैं तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 40, एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? एक संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है, तो 650 का 20% सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है ना। मेरे से कहा जा रहा है कि x कोई संख्या है, उसका 40% जो है वो 650 के 20% बोले तो 130, 130 से 190 अधिक है, मतलब कि x का 40% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 130 प्लस का 190 इज इक्वल टू 200, और 320 बचेगा, 320 ही आ जाएगा आपका, ठीक है ना, 320। मतलब x का 40% इज इक्वल टू कितना है? 320। तो संख्या ये जो x है अपने आप में कितनी होगी? 100% होगी। 100% बराबर कितना आ जाएगा? ये इसका कितना गुना है? तो 4 8 32, 8 गुना है, तो इधर भी कितना हो जाएगा? 8 गुना। मतलब संख्या कितनी होगी हमारे पास? 800 होगी, और ये आपका आंसर होगा। संख्या कितनी होगी? 800। ऑप्शन पहला जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना ललुएस्ट क्वेश्चन है, बस उसने क्या कर दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ दिया है, यहाँ पर अधिक और कम कर दिया है। ऐसा कोई भी सवाल आता है तो इसको ललुएस्ट वाले सवालों में लेना है, डरना नहीं है, इनको हार्ड वालों में नहीं ले जाना है। हाय हार्ड आ गया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अभी हम मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराए हैं 20, और हम डेली ऐसे ही करेंगे, 20 25 या 30 मैक्सिमम क्वेश्चन चैप्टर वाइज करेंगे, और इतने ही क्वेश्चंस हम मिक्स प्रैक्टिस लेके चलेंगे साथ में। मिक्स प्रैक्टिस में ये है कि आपके सारे चैप्टर जो है
एक साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप परसेंटेज कर लिया फिर प्रॉफिट लॉस पे आएंगे तो परसेंटेज भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपकी चीजें चैप्टर वाइज भी चल रही है, मिक्स प्रैक्टिस भी चल रही है, इससे सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस में रहेंगी, कुछ भी आप भूलेंगे नहीं, मैं कुछ भी भूलने नहीं दूंगी आपको, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं भूलने दूंगी। तो आप टेस्ट कर सकते हैं। डेली क्लास में लूंगी, एकदम मैंने कहा कि मैं सिलेबस की क्लास लूंगी, इट मीन्स हमारा जो मैथ ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा था उसकी एक दिन क्लास चलेगी और एक दिन क्लास अपना इसकी चलेगी, ठीक है। मैं एक दिन में एक ही क्लास ले पाऊंगी बस, इसके लिए सॉरी क्योंकि और भी काम है, बाकी भी क्लास लेनी होती है मेरे को, तो वो भी करना होता है ना। तो ये जो यूट्यूब पे क्लास चलेगी एक ही चलेगी ओनली। तो क्वेश्चन को रीड करूं मैं। जब किसी वस्तु को 18,122 रुपए में बेचा जाता है तो यह इसी वस्तु को 9,061 रुपए में बेचे जाने पर होने वाली हानि से 21% अधिक लाभ अर्जित करती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो मैं लाइन जो है दूसरे कलर से बना देती हूँ। एक कोई वस्तु है जिसे हम 18,122 रुपए में बेचते हैं, तब जो हमें लाभ होता है, इसी वस्तु को 9,061 रुपए में बेचने पर जो हमें हानि होती है, उस हानि से 21% अधिक है लाभ। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, ये 18,122 और इधर लिखेंगे 9,061। फिर जब मैं 18,122 रुपए में बेचती हूँ तो मेरे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट, और यहाँ मेरे को लॉस हो रहा है तो लॉस लिखेंगे। मान लो कि लॉस, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो मान लो कि लॉस हमारा 100% में 100 का हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा होगा, 21% अधिक है हानि से, तो 121 का प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है ना। ये हमने रेशियो में ले लिया, लॉस और प्रॉफिट दोनों को जो मैं ऐड कर दूं तो ये ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 221, और इस 221 की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस। ये मैंने बेसिक कराया आपको परसेंटेज में मैंने आपसे पहले कह दिया है कि बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपके लिए क्लास बेनिफिशियल रहेगी। ये वो वाला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को इतने बेचने पर और इतने में बेचने पर जो हानि होती है इसके बराबर होती है। अब बराबर नहीं दे रखा है, कुछ और वैल्यू दे रखी, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये इस टाइप के मैंने कम से कम 10 से 15 सवाल करा रखे हैं कि इसको बराबर नहीं है तब कैसे, परसेंटेज में पूछ लिया तब कैसे, रेशियो में पूछ लिया तब कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने सारी चीजें आपको परसेंटेज में समझा रखी हैं। मैंने कहा आपसे बेसिक क्लियर नहीं है तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे और वहां से अपना बेसिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ से अगर मैं डिफरेंस लूं तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे फिर से मेरे पास 2 है, कैरी लेंगे, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा 0, 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। मतलब 221 की वैल्यू मेरे पास 9061 आई है। तो 100 की ले लेती हूँ कि 100 की कितनी आ जाएगी, यहाँ से मेरे को आसानी हो जाएगी, 121 का मल्टीपल क्यों करना है ना। लॉस है तो इसमें ऐड कर देंगे, प्रॉफिट है तो इसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे, हमारे पास सीपी आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो मैंने 100 के निकाल लेती हूँ और इसमें जो लॉस हो रहा है इसमें ऐड कर दूंगी लॉस, ठीक है ना, इसमें तो हमारे पास सीपी आ जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूं तो ये सबसे पहले तो कितने बार जाएगा, सबसे पहले ये जाएगा आपका 22 चौका 88 होता है, मतलब कि 4 बार जाएगा और उसके बाद फिर 1 बार जाएगा, मतलब 41 बार जाएगा, तो 41 और 00 ये 4100 हमारे पास आ जाएगा। लास्ट में 1 था तो मैंने आइडिया लगा लिया। ये दिमाग आइडिया लगाने वाला भी जब आप बहुत बार मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी चीज की तब आता है। वैसे आप काट सकते हैं इसको, इसका मल्टीपल करेंगे 4 बार तो ये आपका कितना मिलेगा, 4 और ये 884 मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें से आप 884 माइनस करेंगे, 16 और 6 कितना होता है आपका, 16 6 होता है आपका 22, तो 22 लिखेंगे, फिर 1 बचा हुआ तो 1 लिखेंगे, फिर 221 से 221 काटेंगे, 1 बार जाएगा, फिर आप पाएंगे कि 41 आया है। अब इतना कैलकुलेशन करने की क्यों जरूरत है, जब आप दिमाग से कर पा रहे हैं तो लिखने की आवश्यकता आपने नहीं है। ओके, इसे मैं हटा देती हूँ क्योंकि हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। टाइम और एनर्जी बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं, इनकी कद्र करना सीख लो। फालतू का बोलना नहीं है और फालतू का टाइम खराब नहीं करना है ऐसे लोगों पर, ठीक है, जो आपके लिए मैन है, जरूरी है, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हो सकते हैं और जो लगता है आपको फील होता है उनके साथ
खुशी महसूस होती है, या फिर आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए थोड़ा मोटिवेट करता है, या अदर चीजें जो भी आपके लिए पॉजिटिव रहती हैं वो करता है, उन पर अपना टाइम खर्च करना है, उन पर अपनी एनर्जी लगानी है, ठीक है। नहीं लगता है तो बाहर में जाए दुनिया, अपने पे काम करना है ओनली। ये रियलिटी है, अभी नहीं समझ में आएगा आपको। अभी अपना यार दोस्त बहुत प्रिय प्रिय लगते हैं, सारी चीजें बुरे वक्त में समझ में आती है कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा अपना नहीं है। ये समय सिखाता है हमको, ऐसे समझ में नहीं आती किसी के समझाने से, तो समय के साथ समझ में आएंगे। अब इधर आते हैं हम। तो मैंने कहा कि 100 की वैल्यू हमारे पास 4100 है और मुझे चाहिए सीपी। तो पहले मैं इधर समझा देती हूँ कि सीपी होता क्या है। तो अगर मुझे सीपी चाहिए, ठीक है ना, तो सीपी बराबर क्या होगा, एसपी माइनस का प्रॉफिट। अगर हम किसी वस्तु को प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को माइनस कर दें तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाता है। और सीपी बराबर क्या होगा, अगर हमने वस्तु को लॉस पर बेचा है तो एसपी प्लस का लॉस, ये हमारा क्या होता है, सीपी बराबर होता है, ठीक है। यहां से अगर मेरे को एसपी चाहिए ओनली, तो एसपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से सीपी प्लस का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को उधर ले आएंगे, सीपी प्लस का प्रॉफिट, और यहां से कितना आ जाएगा एसपी, यहां से आ जाएगा सीपी माइनस का लॉस, ठीक है। अगर वस्तु हमने लॉस पे बेची है तो ओनली यहां से ऐसे आ जाएगा। तो यहां मेरे को चाहिए सीपी, तो सीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 9061 रुपए में अगर हम बेचते हैं तो हमें लॉस हो रहा है कितने का, 4100 का। तो लॉस को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, कितना 4100, तो हमारे पास 161 और ये 13,161, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी वाला। मतलब आपका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 13,161 रुपए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, देखो एक स्मार्ट टीवी को 15,400 रुपए में खरीदा जाता है, इसके मूल्य को 30% अधिक पर अंकित किया जाता है, इसे अंकित मूल्य के 15% की छूट पर बेचा जाता है, स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमसे पूछा जा रहा है। एक स्मार्ट टीवी को 15,400 रुपए में खरीदा गया है, ठीक है, कितने में, 15,400 रुपए में, इसके मूल्य को 30% बढ़ा करके अंकित कर दिया और अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे दी। स्मार्ट टीवी का लाभ पूछा है हमसे परसेंटेज में। जब चीजें हमें परसेंटेज में पूछी जा रही है तो इस पर हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है, जिस मूल्य पर खरीदा गया है उस मूल्य को हम 100 मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि जो सीपी होगा वो कितना होगा, 100 होगा। अब 100 पर हमने बढ़ा दिया कितना, 30% बढ़ा करके लिख दिया, तो कितना मार्क कितना कर दिया होगा, 130 कर दिया होगा, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास मार्क्स प्राइस आ जाएगा। अब मार्क्स प्राइस पर हमने क्या कर दी, छूट दे दी, कितने की, 15% की। 15% का अगर डिस्काउंट कर दिया तो 130 का 15% कितना होगा, 10% निकालेंगे 13, 5% निकालेंगे 6.5, ऐड करेंगे तो 19.5। 19.5 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा 110.5, ठीक है। ये क्या है हमारा एसपी, मतलब कि विक्रय मूल्य है। अब मैंने टीवी को खरीदा कितने में है, 100 रुपए में, बेचा कितने में है, 110.5 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है मेरे को, 10.5 का। 10.5 का प्रॉफिट हो रहा है 100 पर, तो यही परसेंटेज में हो जाएगा। जब हम 100 पर काम कर रहे होते हैं तो वैल्यू परसेंटेज में चेंज हो जाती है, बिकॉज परसेंटेज भी 100 पे ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, 10.5% का प्रॉफिट आपका हो जाएगा। तीन संख्याएं 11 अनुपात 13 अनुपात 15 के अनुपात में है, यदि तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के योगफल के बीच का अंतर 441 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मेरे को 3 संख्याएं दे रखी है, ठीक है, जिनका रेशियो दे रखा है 11 अनुपात 13 अनुपात 15 का। अब मुझसे कहा गया है कि जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या का 3 गुना, तो तीसरी संख्या क्या है मेरे पास, 15 है, तो अगर मैं 15 का 3 गुना करती हूँ कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। मैंने कितना करा, 3 गुना। और पहली तथा दूसरी संख्या के योगफल, पहली तथा दूसरी संख्या का अगर मैं सम कर देती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है ना। इनका योगफल का अंतर, अब इन दोनों का मैं डिफरेंस ले लूं तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और इस 21 की वैल्यू मेरे को 441 दे रखी है, ये मेरे से कहा जा रहा है।
अगर 21 की वैल्यू 441 है तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर हमसे पूछा है। सबसे छोटी संख्या 11 है, सबसे बड़ी संख्या 15 है। अंतर अगर मैं लूं तो कितना आ जाएगा 4 का, तो 4 की वैल्यू हमसे पूछी है। ये इसका कितना गुना है 21 गुना है, 21 का स्क्वायर होता है 441। ये इसका 21 गुना है तो इधर भी कितना हो जाएगा 21 गुना ही हो जाएगा। तो 21 चौका 84, इट मीन्स 84, ये आपका आंसर होगा 84। 84 बोले तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है बहुत, डरना नहीं है उसको देख करके हाय ये क्या हो गया, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है, फिर पेन चलाना है। पढ़ के क्वेश्चंस को समझ लिया तो पेन चला के आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा। बस क्वेश्चंस को समझना आना चाहिए कि वो हमसे कह क्या रहा है, मांग क्या रहा है हमसे ये जो हमसे डिमांड कर रहा है वो हमें समझ में अगर आ जाए तो हम किसी भी चीज को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए, ए किसी कार्य को 82 दिनों में कर सकता है, बी इस कार्य को 123 दिनों में कर सकता है और सी इसी कार्य को अकेले 164 दिनों में कर सकता है। फिर से मैं टिक करते चलती हूँ। ए जो है वो एक कार्य को 82 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 123 दिनों में कर सकता है और सी जो है वो 164 दिनों में कर सकता है। पहले दिन ए अकेले कार्य करता है, पहले दिन ए ने अकेले ही काम किया है। दूसरे दिन बी और सी मिलकर कार्य करते हैं और तीसरे दिन ए और सी मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। पहले दिन केवल ए ने किया, दूसरे दिन बी और सी ने किया, तीसरे दिन सी और ए ने किया है मिलकर के। यदि वे इस चक्र को दोहराते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ए जो है वो अगर अकेले काम करता है तो 82 दिनों में कर सकता है, मैंने इतना लिख दिया। बी अगर अकेले करता है तो 123 दिनों में कर सकता है, ये मैंने लिख दिया। सी अगर अकेले करता है तो 164 दिनों में कर सकता है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो टोटल जो वर्क होगा, टोटल वर्क वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा इनका एलसीएम। अब देखो एक तरीका है एलसीएम लेने का कि आप वो बच्चों वाला तरीका ऐसे ऐसे लगा लगा के करते रहो, है ना, तो वो नहीं करना है क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, अब बड़े हो गए हैं। तो आपने किस तरीके पे जाना है, आपने देखना है कि ये जो सबसे बड़ी संख्या है क्या इन छोटी वाली संख्याओं का मल्टीपल है, अगर है तो यही एलसीएम हो जाएगा, नहीं है तो फिर बनाएंगे। तो मैंने देखा कि 82 का मल्टीपल है ये 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 82 का तो मल्टीपल है, तो 82 से तो कट रही है संख्या, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले क्या 164, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगी कितना 164। अब ये जो संख्या है इससे नहीं कट रही है, 123 से नहीं कट रही है, लेकिन 123 है क्या 41 तिया, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ 41 दूनी, इसे लिख सकती हूँ 41 तिया और इसे लिख सकती हूँ 41 चौका, ठीक है ना। तो इसमें 4 तो आ गया है, 3 मेरे को यहां से लेना है। अगर मैं यहां से 3 और ले लूं तो 41 मेरा इसमें इंक्लूड है और 41 तिया है तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब मैं यहां से इसको सॉल्व करूं, यहां से अगर मैं सॉल्व करूं इससे इसको काटूं तो ये 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6 बार चला जाएगा। यहां से इससे इसको अगर मैं काटूं तो ये मेरे पास कितना है 41 तिया, ठीक है। तो ये 4 बार जाएगा, 4 इसमें निहित होगा ऑलरेडी, 41 चौका 4 बचेगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इससे काटेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। ये देखो जल्दी कैलकुलेशन करने के तरीके हैं ये, बाकी आप पूरा इसको लिखो फिर सॉल्व करो। मैं तो वो तरीके बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं और इसी से आपने सीखना है, ठीक है। पूरा पेज नहीं भरना है, दिमाग को अभी से डेवलप करोगे तभी वो डेवलप होगा। तो मैंने कहा कि ए अगर अकेले काम करता है तो 82 दिनों में काम खत्म करता है, इसका मतलब है कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। टोटल काम कितना है हमारे पास, यहां से मल्टीपल कर लेते हैं, 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 19, 3 एक 3 और 1 4, मतलब 492 टोटल काम है मेरे पास। अब ए ने पहले दिन काम किया तो पहले दिन काम कितना होगा 6 ओनली। दूसरे दिन बी और सी काम करते हैं तो काम कितना होगा 7। तीसरे दिन ए और सी काम करते हैं तो काम कितना होगा 6 और 3 9, ठीक है ना। मतलब कि 3 दिन में जो काम होगा टोटल वो कितना होगा 9 और 6 15 और 7 कितना होगा 22, ठीक है ना। ये मतलब कि 3 दिन में 22 काम हमारे पास होगा, इधर ले ले।
मैंने कहा कि अगर 3 डेज में 22 काम हो रहा है तो 22 का नियर बाय में ले जाते हैं इसको। 22 का स्क्वायर करके कितना आ जाएगा 484, ठीक है ना। तो इसका मैं 22 गुना करूं तो 22 गुना इधर करूं, 22 दिया कितना आ जाएगा 66, मतलब 66 डेज में कितना हो जाएगा 66 डेज में हो जाएगा इसका स्क्वायर 484। 484 काम हो जाएगा हमारे पास। अब नंबर किसका आएगा, ए का आएगा। ए 6 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में इधर और ऐड कर दूं, एक दिन और ऐड कर दूं तो ये 6 काम और कर देगा, इधर 6 काम ऐड कर दे। काम कितना हो गया 190। मेरे पास कितना बचा, 2 काम और बचा। मेरे को 2 काम और कराना है तो नंबर किसका होगा, बी और सी का, जो कि एक दिन में 7 काम करते हैं। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 2/7 डेज का। अब सभी को आप क्या करेंगे, जोड़ दो। टोटल जो वर्क आएगा आपका ये कितना आ जाएगा 492, ठीक है जी। और इधर जो टोटल आपका टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा 67 सही 2/7 दिन का। तो ये आपका टाइम आ जाएगा 67 सही 2/7 दिन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कर पाएंगे ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो? देखो इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी। बाकी ये क्वेश्चन घटिया नहीं बोल सकते हैं, ठीक ठाक था, ठीक है ना, मतलब घटिया वाला नहीं बोल सकते। कैलकुलेशन तो थी इसमें। 2 वर्षों के लिए 22,000 रुपए की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 220 रुपए है। वार्षिक ब्याज दर क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मेरे से पूछा गया है ओनली 2 वर्ष का एसआई और सीआई का डिफरेंस। तो मैं फॉर्मूले लिखवा देती हूँ। 3 फॉर्मूले होते हैं इसके। एक तो होता है 2 साल का। 2 साल का जो डिफरेंस होता है उसको हम D2 बोलते हैं। तो D2 बराबर होता है P इंटू का R स्क्वायर बट्टे 10,000। ये आपका D2 मतलब कि 2 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस। अगर आपसे 3 साल का पूछा जाए तो 3 साल के लिए हम बोलते हैं D3। D3 इज इक्वल टू होता है आपका 3D2 प्लस D2 का R%। ये आपका 3 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस होता है। 3D2 प्लस D2 का R%। अगर आपसे केवल तीसरे साल का पूछा जाए जिसमें पहला और दूसरा साल इंक्लूड नहीं है, केवल तीसरे साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो उसे हम बोलते हैं D3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी D3। और अगर आपसे केवल D3 पूछा है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2D2 प्लस D2 का R%, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है D3, मतलब कि केवल तीसरे साल का SICI का डिफरेंस 2D2 प्लस D2 का R%। ये तीनों फॉर्मूले आपकी उंगलियों पर होने चाहिए, इसमें कोई भी इफ और बट की संभावना नहीं है, ठीक है। तो मुझसे कहा गया है कि 2 साल के लिए 22,000 रुपए पर SICI का जो अंतर है वो 220 रुपए है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में 22,000 रुपए इंटू का आर हमसे पूछा है R² बट्टे कितना 10,000 इक्वल टू कितना है हमारे पास में 220, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 3 जीरो से 3 जीरो खलास करेंगे इधर से और इधर से काटते हैं। इसके बाद इससे इसको काटेंगे 10 बार जाएगा और उसके बाद R² बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 100 और इसको हम क्या कर सकते हैं 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर उड़ाएंगे R बराबर कितना आ जाएगा 10। तो 10% ये क्या होगा आपका आंसर। देखो मुझे बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से बताना पड़ रहा है क्योंकि एसआई वाले जो बच्चे हैं वो बहुत गलत फहमी में रहते हैं कि मैथ तो एकदम लल्लूअष्ट वाला आता है। लल्लूअष्ट वाला ही है ये, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना बेटा। उसके लिए आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा और क्वेश्चन को सॉल्व भी करना पड़ेगा। 26 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। और पाई की वैल्यू मुझे 3.14 यूज करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया एक अर्धगोला। ये आपका अर्धगोला है, इसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये इसकी रेडियस हो जाती है। इसमें आपसे वॉल्यूम CSA और TSA पूछा जा सकता है। वॉल्यूम को हम हिंदी में बोलते हैं आयतन और वो होता है इसका 2/3 पाई R³, ठीक है। CSA की बात करें, CSA होता है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 2 पाई R²। TSA की अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 3 पाई R²। और अगर आपसे व्यास पूछ लिया जाए तो व्यास होता है 2 रेडियस।
तो 2 रेडियस इज इक्वल टू व्यास होता है, मतलब व्यास को हम बोलते हैं डायमीटर। तो इसे मैं व्यास और डायमीटर दोनों ही लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने लिखा व्यास और मैं इसे इंग्लिश में डायमीटर भी लिख देती हूँ, ताकि इंग्लिश वालों को भी समझ में आती रहे चीजें। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला लिख दिए हैं और मेरे से इसका पूछा है टीएसए, और रेडियस मुझे दे रखी है कितनी, 26 सेंटीमीटर। टीएसए मेरे से पूछा है, टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने लिखा 3 पाई की वैल्यू 3.14 और 26 इंटू का 26, ठीक है ना, आर स्क्वायर है तो मैं 26 का स्क्वायर ही लिख लेती हूँ डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 676। पहले मैं इस वाले 3 का इसमें मल्टीपल कर लेती हूँ, कितना होगा 6 18, कैरी लूंगी 1, 7 21 और 1 22, कैरी लूंगी 2, 6 18 और 2 20। ठीक है, ये अभी इसमें मेरे को मल्टीपल करना है इस वाली संख्या का, मतलब इस वाली संख्या को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 प्लस का 0.14। इजी करना है मेरे को कैलकुलेशन, इसलिए मैंने इसे तोड़ दिया। 3 से अगर मैं इसमें मल्टीपल करूँ तो 8 3 24, कैरी लूंगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, फिर 0, फिर 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसमें ये वाली संख्या मल्टीपल करके ऐड करना है। यहां से मैं ऐड करूं तो 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, मतलब कि इधर ले लेती हूँ मैं 2, कैरी लूंगी 11 आ जाएगा। 14 दूनी 28, 28 इसमें मैं ऐड करूंगी 39 आ जाएगा, कैरी लूंगी 3 आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ 0 है तो यहाँ 3 ही लिख लेती हूँ पूरा, ठीक है ना। फिर 14 दूनी 28। अब मेरे को दो संख्या का पॉइंट लगाना है तो ये 283.92 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर 283 लिखती हूँ और 283 लिखना है बाबा मेरे को, 283 और पॉइंट लगा के 92 लिखना है और इसे मुझे ऐड करना है। तो ये कितना आ जाएगा, पॉइंट लगा के 92, 7 8 और 16 के 6, कैरी लूंगी 1 आ जाएगा 3 और ये 6, मतलब कि 6367.92, 6367.92 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6367.92। तो आप डायरेक्ट इसके बराबर में डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये मैं हटा के लिख दूं, देखो मैंने कैलकुलेशन की है क्योंकि कैलकुलेशन वाला सवाल था ये, और हम नियर बाई में नहीं जा सकते थे, अप्रोक्सीमेट में नहीं जा सकते थे क्योंकि ऑप्शन हमारे नजदीक नजदीक थे। जब ऑप्शन नजदीक है तो हमें क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो मैंने पूरा ही हटा दिया, उसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। हम उसमें ये नहीं लगा सकते कि ये इतना हो जाएगा और ये उतना हो जाएगा, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई भी तोड़ नहीं है। फिर ऑप्शन अगर नजदीक है तो आजकल ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, तो रेडी रहना, अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखना। आंसर था 6367.92 और ये आपका क्या था आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखो, एक पेन ड्राइव को 1452 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमसे बोला जा रहा है। 1452 रुपए में अगर बेचा जाता है तो 12% की हानि होती है और इसका हमें क्रय मूल्य बताना है। मतलब 12% की हानि होती है, इसका मतलब क्या होगा, 88% में बेची गई होगी वस्तु। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि 88% इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1452 है। अगर 88% बराबर 1452 है तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो सीपी भी कितना होगा, 100% होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि 100% इज इक्वल टू कितना होगा, 11 से काट सकते हैं हम इसको, 11 8 88 और फिर 11 1 11, 3 बचेगा, 11 3 33 और 11 दूनी 22। ठीक है, फिर 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी और 4 3 12, 4 3 12, तो का ये 50 गुना, तो इधर भी 50 गुना करेंगे, तो 5 3 15, मतलब 5 और 6 और 1 मतलब 1650, ये आपका आंसर आ जाएगा। 100% बराबर कितना होगा, 1650। 1650 इस पेन ड्राइव का क्रय मूल्य होगा और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। एक ट्रेन है कोई जो किसी पुल से अगर गुजरती है जिसकी लंबाई 121 मीटर है, उसको पार करने में 62 सेकंड का समय लेती है। यदि यही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 51 सेकंड का समय लेती है, ठीक है, यही रेलगाड़ी अगर पुल पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है तो 51 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है ये हमसे पूछा है। अब देखो, मैंने जब आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कराया था तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि जब भी स्पीड सेम हो जाती है,
स्पीड कैसी हो जाती है, सेम हो जाती है, तब जो भी टाइम का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है। 3 मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे इसमें, आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। एक तो था पहले, सबसे पहले कि डिस्टेंस अगर हम सेम कर दें, ठीक है, सबसे पहले क्या था हमारा, सबसे पहले था कि डिस्टेंस अगर हम सेम कर दें। हट जाओ भाई, कहाँ से आ गए हो तुम, इसको हटाना है मुझे। अयो पूरा नहीं हटाना बाबा पूरा ही हट रहा है। चलो कोई नहीं, इधर ले लेती हूँ मैं उसको, ठीक है। देखो मैंने कहा कि एक तो था कि डिस्टेंस अगर हम सेम कर देते हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस कैसे कर दें हम, सेम कर दें, फिक्स कर दें या फिर इक्वल कर दें, तब जो भी हमारे पास टाइम है, अगर टाइम दे रखा है तो उसका उल्टा क्या हो जाता है, स्पीड। मतलब स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चलते हैं, ठीक है ना, रिवर्स चलते हैं। टाइम का उल्टा स्पीड, स्पीड का उल्टा टाइम, ठीक है ना। अगर स्पीड दे रखी है तो उसका उल्टा टाइम हो जाता है। ऐसे चलती हैं चीजें, ठीक है। टी को भी मैं स्मॉल में ही बना देती हूँ, यहाँ पर भी स्मॉल में ही कर देती हूँ, कहीं कहीं कैपिटल कहीं स्मॉल, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये आपने इतना याद रखना है। अगर हम स्पीड को सेम कर दें, अगर मैंने स्पीड को सेम कर दिया, जैसे कि ये इस वाले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि रेलगाड़ी ने पुल को पार किया और पुल पे खड़े व्यक्ति को पार किया, तो पुल भी नहीं चल रहा था, व्यक्ति भी नहीं चल रहा था, चल क्या रही थी, ट्रेन। तो ट्रेन की जो स्पीड थी पुल को पार करते समय, आदमी को पार करते समय सेम थी, तो स्पीड कैसी कर दी हमने, सेम कर दी। स्पीड अगर हमने सेम कर दी तो जो भी हमारे पास टाइम का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। टाइम का रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो, समझ रहे हो। ये अगर मैं टाइम को सेम कर दूं तो मैंने कहा कि अगर हम टाइम को सेम कर दें, टाइम को कैसा कर दिया हमने, सेम कर दिया, ठीक है। ये 3 चीजें मैंने आपको लिखवाई थी। अगर हमने टाइम को सेम कर दिया है तो जो भी हमारे पास में स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो। टाइम को सेम कर देंगे तो फिर स्पीड से लेंगे, ठीक है ना। स्पीड का रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेशियो। बस इतनी चीजें आपने क्या करना है, याद रखनी है। इसको सच में हमने क्या सेम किया है, स्पीड। स्पीड हमारी सेम है तो हमें टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है कि रेलगाड़ी की लंबाई को हम एल मान लेते हैं, पुल की लंबाई हमारे पास 121 मीटर है, बटे में रेलगाड़ी की लंबाई इज इक्वल टू कितना, टाइम यहाँ पे कितना है 62 सेकंड का, और यहाँ टाइम कितना है 51 सेकंड का, ठीक है। यहाँ पे टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 9 2 11 सेकंड का, तो यहाँ पे कितना ज्यादा है 121, मतलब मैं 11 की वैल्यू लिख सकती हूँ कि 121 है, ठीक है ना, ये लिख सकती हूँ। 11 की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, 121। अगर 11 की वैल्यू 121 है तो 51 की वैल्यू क्या आ जाएगी बाबा, ये 11 का 11 गुना है, तो इधर 11 गुना करेंगे तो 1 6 और 5 561, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, 561 मीटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, करेक्ट। समझ में आया। देखो इतना सा क्वेश्चन था ये हमारा, हम इसे इतना भी नहीं लिखते तब भी काम चलता। 62 सेकंड 51 सेकंड, यहाँ से डिफरेंस लेते कितना आता 11 का, मैं लिखती कि 11 बराबर 121 है, 10 51 आएगी तो 51 बराबर कितना आ जाएगा 561, बस बात खत्म, एक लाइन में। ऐसे कर सकते थे हम, बट ये ऐसे चीजें नहीं आती हैं, ये आती हैं आपकी प्रैक्टिस से, और फॉर्मूले अगर आपको याद है तब। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे वो मैं नहीं कर सकती, मैं सिर्फ बता सकती हूँ आपके लिए, फॉर्मूले आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। ए एक कार्य को 1140 दिनों में कर सकता है और बी इसी कार्य को 2280 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए भी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो ए है अगर अकेले कार्य करता है तो 1140 दिनों में कर सकता है, बी है अगर अकेले कार्य करता है तो 2280 दिनों में कार्य को खत्म करता है। तो टोटल जो कार्य होगा वो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम। तो 2280 जो है वो 1140 का मल्टीपल है, इसका डबल है, तो यही हमारा टोटल वर्क होगा। मतलब मैं कह सकती हूँ कि 2280 टोटल वर्क है। 1140 से काटोगे 2 बार जाएगा, 2280 से काटोगे 1 बार जाएगा। मतलब ए और बी को मैं दोनों को एक साथ अगर काम पे लगा दूं तो ये एक दिन में काम कितना करते हैं, 3। एक दिन में अगर ये 3 कार्य करते हैं
तो कार्य इन्हें कितना करना है, 2280। कितना गुना है, 7 21 और 1 बचेगा 3 18, मतलब कि इन्हें 760 दिन का समय लग जाएगा। ए प्लस बी अगर एक साथ कार्य करेंगे तो 760 दिनों में ये कार्य को पूरे को खत्म कर देंगे। यही इसका आंसर है। चलिए, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 17.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो 17.5 मिनट जल्दी पहुंचता है। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, एक व्यक्ति है, हॉस्टल से कॉलेज जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो 17.5 मिनट देरी से पहुंचा है। जब 24 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलाता है तो 17.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो इसमें हमने क्या करा, डिस्टेंस को सेम कर दिया। हॉस्टल है और कॉलेज है, उसके बीच की डिस्टेंस कैसी हो गई, सेम। रोज का जाना रोज का आना, उतना ही जाना उतना ही आना। डिस्टेंस कैसी हो गई, सेम। डिस्टेंस अगर हमारे पास सेम हो जाती है तो जो भी हमारे पास टाइम का रेशियो है उसका उल्टा स्पीड का रेशियो, अगर स्पीड दे रखी तो जो भी स्पीड का रेशियो उसका उल्टा टाइम का रेशियो। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, दोनों की स्पीड दे रखी है। तो इस बार हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड से लेंगे। स्पीड क्या है, 20 और बाद में कितनी है, 24। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, टाइम का आ जाएगा उल्टा, 4 छिक्का 24 और 4 पन्ने 20, 6/5। मतलब टाइम यहाँ पर कितना गैप है, टाइम गैप कितने का है, 1 का। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर ये देरी से और जल्दी पहुंच रहा है तो ऐड करेंगे। ठीक है, अगर देरी देरी होता दोनों जगह तो डिफरेंस लेते, जल्दी जल्दी होता दोनों जगह तो भी डिफरेंस लेते। अगर एक जगह लेट पहुंच रहा है और एक जगह जल्दी पहुंच रहा है तो दोनों को ऐड करना है। तो 17 दूनी 34, 0.5 35 35। एक की वैल्यू अगर 35 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 दूनी 70 और 7 21, मतलब कि 210 मिनट। मतलब कि 6 की वैल्यू कितनी है, 210 मिनट है। मतलब अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 210 मिनट में पहुंचता है। तो डिस्टेंस मेरे से पूछी है, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू का टाइम। स्पीड है 20, टाइम है 210 मिनट का। मिनट है घंटे में चेंज करेंगे, 60 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा भाई, 0 से 0 और 2 तिया 6 और 7 21, 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है कॉलेज और हॉस्टल के बीच की। ओके, तो 70 किलोमीटर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा और इसे आप टिक कर सकते हैं। 42 मीटर, 63 मीटर, 84 मीटर और 105 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, ये मेरे से कहा जा रहा है। तो मुझे मापना है 42 मीटर, 63 मीटर, 84 मीटर और 105 मीटर। पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लंबाई ज्ञात करना है। एक ऐसी लंबाई लेना है जो इन सभी को माप सकती है, एक ऐसा ही लंबाई लेना है कि इन सभी को माप सकती है। तो वो क्या होगा, हमारा HCF। इन सभी संख्याओं का HCF होगा जो कि इन सभी को माप सकता है। तो मेरे पास है 42, लिख जाओ बेटा, मेरे पास है 42, मेरे पास है 63 और मेरे पास है 84 और है हमारे पास 105। तो एक तरीका है कि ऑप्शन पे चले जाएं कि ये किस संख्या से कट रहा है, तो जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन पे जाएंगे, 23 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 22 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौका 84, 21 पंजे 105, 21 से सभी संख्याएं कटेंगी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। दूसरा है कि आप तोड़ के लिख लें, इसको क्या लिख सकते हैं, 42 को इसको लिख सकते हैं 21 दूनी 42, इसे 21 तिया 63, इसे 21 चौका 84, इसे 21 पंजे 105। तो HCF क्या होता है, HCF होता है सभी संख्याओं में जो सेम सेम संख्या होती है। ठीक है, तो सेम क्या है हमारे पास, 21 21 21 21। तो HCF 21 आ जाएगा और 21 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए, एक संख्या को 405 से विभाजित करने पर 30 शेषफल बचता है। एक कोई संख्या है जिसे हम 405 से अगर डिवाइड करते हैं तो 30 हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है, मतलब शेषफल बच जाता है। इसी संख्या को 27 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा कि अगर 405 से विभाजित कर दें हम तो 30 शेषफल बचता है। 27 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने बेसिक पे नहीं जाना है। आपने एक चीज ध्यान रखनी है
क्या इस 27 का ये जो संख्या है वो मल्टीपल है? ध्यान से देखोगे तो है। 27 से इसको काटोगे, 27 एक 27 और 27 पंजे 105, 15 गुना है ये इसका 27 का। 27 के बाद कितना बचेगा यहाँ पर? 13। मतलब कि नहीं, हाँ 27 पंजे 135 होता है, 105 नहीं, सॉरी मेरे दिमाग की इधर उधर चल रहा है। तो 27 पंजे 135, ये पूरा कटेगा 15 बार, ठीक है। तो ये संख्या 27 का क्या है? मल्टीपल है। अगर ये संख्या 27 का मल्टीपल है तो जो भी हमारे पास पहले रिमाइंडर बच रहा था 30, इसे हम 27 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो 27 का 27 का कितना बचेगा? प्लस का 3 बचेगा। तो ये आपका क्या होगा? रिमाइंडर, ठीक है। तो 3 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये जो 30 है मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? इसको लिख सकती हूँ 27 प्लस का 3। तो 27 से 27 कट जाएगा, मेरे पास 3 बचेगा ऑलरेडी। तो 3 क्या होगा आपका आंसर? इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। आपने यहाँ पे इसको काटना है और कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो 3 ही आपका आंसर होगा। बस यही से करना है, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, बुद्धू वाले काम, ठीक है, ये नहीं करना है। अभी आप बड़े हो गए हैं और दिमाग को थोड़ा सा बड़ों की तरह यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 3 मित्रों एबीसी ने एक व्यापार में 2:3:4 के अनुपात में निवेश किया। 6 महीने बाद सी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 1 वर्ष के लिए कुल अर्जित लाभ 1,10,000 रुपए है। तो सी द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए, ये मेरे से पूछा जा रहा है। मतलब 3 इंसान है हमारे पास में ए है और बी है और सी है। उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में जो पैसा लगाया उसका रेशियो हमारे पास 2:3:4 है। अब टोटल जो पैसा लगाया गया वो 1 साल के लिए लगाया गया, बट सी ने क्या करा है? 6 महीने तक तो अपनी पूरी पूंजी लगा के रखी, 6 महीने के बाद आधी पूंजी उसने निकाल ली, मतलब आधा पैसा उसने निकाल लिया। नेक्स्ट 6 महीने के लिए कितना लगेगा? उसका आधा पैसा लगेगा। तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि टाइम जो होगा वो ए के लिए पूरा 12 महीने का है और बी के लिए भी पूरा 12 महीने का है, बट सी के लिए सी ने यहाँ पे जो 4 लगाया है ये ओनली 6 मंथ के लिए लगाया है। अब आधा निकाल लिया होगा तो 2 बचा होगा, 2 जो बचा है वो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए बचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रेशियो लूँ तो कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, ये भी 36 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम काट दें, 12 से अगर मैं इसको काटूं तो ये 12 एकन 12, 12 तिया 36 और 12 तिया 36, ये आ जाएगा। 1:3:3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जिस रेशियो में हम पैसा लगाते हैं और जितने टाइम के लिए लगाते हैं उसका मल्टीपल करके जो भी हमारा रेशियो बनता है वही हमारे प्रॉफिट का भी रेशियो आता है। तो ये जो रेशियो आया है ये मेरे प्रॉफिट का भी रेशियो आया होगा, ठीक है। तो ये 3 और 3 6 और 1 7 मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है ना। यही आएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 है बेटा, यहाँ 2 लिखना है, तो यहाँ से मेरे को 2 लिखना है। तो ये 2:3:3, 3 और 3 6 और 2 8, मतलब मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि 8 की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 1,10,000। सी द्वारा प्राप्त लाभ मेरे से पूछा है, मतलब मेरे से 3 की वैल्यू पूछी है। सी की वैल्यू क्या होगी? ये 3 होगा, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबा? 3 की वैल्यू आ जाएगी। इससे अगर इसको काटोगे, 4 से काटोगे पहले 25 बात जाएगा, 2 से काटोगे फिर 50 बात जाएगा। ये देखो मैं इसको शॉर्ट में तोड़ देती हूँ ऐसे, तो ये 25 पंजे 125 इंटू का ये 0 है और 11 है और ये 3, ये आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। मैंने तोड़ दिया इसको, दिमाग में नहीं तोड़ा, ये लिखा मैंने। 4 से काटा, 4 दूनी 00 मतलब 100 है, 25 बार जाएगा, फिर 2 बचा, 00 मतलब 100 है, 50 बार जाएगा तो 11 इंटू 50 इंटू 25 मल्टीपल करेंगे तो 25 पंजे 125, 0 लगाएंगे, 11 बचा है, 11 इंटू का 3 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँ तो ये 0 5 15 कैरी लूंगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 का 3 इंटू का 11, तो 0 5 7 5 12 के 2 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा और 10 और 1 11 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, तो 41,250, 41,250 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 41,250 रुपए, जो कि सी को इस व्यापार में प्रॉफिट के रूप में मिला है। काफी मिल गया भाई लगाया है उसने, पैसा ज्यादा लगाया था, बाद में उसने निकाल भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा हमसे? दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए।
आईटी विभाग में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। आईटी विभाग में छात्रों की संख्या है 16% और छात्रों की कुल संख्या हमारे पास 12,200 है। तो मुझसे पूछा है कि 12,200 का 16% कितना होगा, ठीक है ना, यही है 12,200 का 16%, ओनली मुझे बताना है। तो 00 से 00, 16 दूनी 32, 2 आएगा लास्ट में, एक ही जगह दे रखा है, 1952 आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना, 1952। तो आईटी विभाग में जो स्टूडेंट है वो कितने हैं हमारे पास में, 1952। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कार्य का अध्ययन कीजिए। ई विभाग में विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो ई विभाग में भी विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास कितनी है, 16% है। तो 16% अभी हमने निकाला था, सेम क्वेश्चन है, 1952 इसका भी होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम टपका दिए क्वेश्चन। देखो ऐसा भी है, एग्जामिनर कभी कभी सो जाता है ना वो, या फिर नशे में होता है, तो सेम क्वेश्चन डाल देता है तो ऐसा भी होगा आपके साथ कभी कभी। कॉलेज बी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या। कॉलेज बी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, सभी कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या का कितना % है। तो कॉलेज बी में अगर जाए तो कॉलेज बी हमारे पास ये है, और उसमें केवल गर्ल्स अगर ले तो 170 है, ठीक है ना, 170 है कॉलेज बी में लड़कियों की संख्या। टोटल संख्या अगर हम निकाले तो 120 और 120, 240, 240 और 170, यहाँ मैं लिख लेती हूँ, 240, 170 और ये कितना है 200 और ये 65 और 5 70, 270 ही आ जाएगा, ठीक है ना। सभी को ऐड कर दूं तो 0, 7 और 7 14 और 4 18, कैरी लूंगी 1 आ जाएगा, और 5 और 6 मतलब कि 680। टोटल जो लड़कियां हैं वो हमारे पास 680। सबको अगर हम काउंट कर ले इनको तो ये मेरे पास आती है 680। तो कॉलेज बी में केवल जो गर्ल्स है वो है 170। तो मैं यहाँ लिखूंगी कि 170 जो है वो 680 का कितना % है, ये मेरे से पूछा है ऑलरेडी, ठीक है। तो 0 से 0 और 17 चौका 68 और 4 से इसको काटेंगे 25 बार जाएगा, तो 25% ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉलेज बी में गर्ल्स कितनी है, टोटल गर्ल्स का 25%, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, कॉलेज ए में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या। कॉलेज ए में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या कॉलेज ई में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या से कितना % अधिक है। कॉलेज ए में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या है मेरे पास 120 और कॉलेज ई में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या है मेरे पास 90। कितना अधिक है इससे, 30 अधिक है। तो 30 जो अधिक है ये 90 का कितना % है, यही मेरे से पूछा है। तो ये 1/3 आ जाएगा, और 1/3 बराबर क्या होता है, 33। सही 1/3% को हम लिख सकते हैं 33.33%, और ये क्या होगा आपका आंसर। 30 जो है वो 90 का कितना % है, 30 से इसको काटोगे 3 बच जाएगा, 3 से इसको काटोगे तो 33.33%। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास में, यदि गुणोत्तर श्रेणी बोले तो जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला पद जो है 15 है और सार अनुपात 4 है, तो इसके 4 पदों का योगफल क्या होगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक सीरीज होती क्या है। तो ये जो सीरीज है कुछ ऐसे चल रही होती है कि पहला पद अगर मैं ए मान लूं तो दूसरा पद क्या होगा, ए इंटू का आर। आर क्या है, कॉमन रेशियो, ठीक है ना। और तीसरा पद होगा ए इंटू का आर स्क्वायर, और चौथा पद होगा ए इंटू का आर क्यूब, और आगे ए इंटू का आर की पावर 4, और ऐसे ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। ये इसके टर्म होते हैं। पहला टर्म, फर्स्ट टर्म ए है तो दूसरा टर्म ए इंटू का आर होगा। ए क्या है मैं लिख देती हूँ पहले, यहाँ पर ए है हमारे पास पहला पद, ठीक है ना, हिंदी में लिख देती हूँ पहला पद। और आर क्या है हमारे पास, सार्वनुपात, मतलब कि कॉमन रेशियो, सार्वनुपात, ठीक है, सही से लिख देती हूँ मैं भी, सार्वनुपात। इंग्लिश में से हम कॉमन रेशियो भी बोल सकते हैं, कॉमन रेशियो, ठीक है जी। और इसके अगर मैं सम की बात करूं, सम मेरे से पूछा है, सम क्या होता है, सम होता है A1 जो आपका पहला वाला पद है, ब्रैकेट में r की पावर n माइनस का 1 अपॉन में r माइनस का 1, ये इसका सम होता है।
इस वाली सीरीज का, ठीक है। तो मैं इस वाले फॉर्मूले में लगाती हूँ, फॉर्मूला आपने याद होना चाहिए, वो आपने करना पड़ेगा याद, मैं सिर्फ लिखवा सकती हूँ आपको। तो पहला पद मेरे को दे रखा है कितना, 15, ठीक है। तो मैंने 15 लिखा, इनटू का मुझे जो कॉमन रेशियो दे रखा है सार अनुपात, वो दे रखा है 4, मैंने 4 लिया। और 4 ही पद दे रखे हैं तो पद की पावर मैंने 4 लगाई, 4 की पावर 4 रखी मैंने, और उसके बाद माइनस का 1 करा, बटे में आर माइनस का 1, आर मेरे पास 4 है, माइनस का 1 करना पड़ेगा, उसको बंद कर देंगे अब यहाँ से। ये कितना आ जाएगा, 15 इंटू का 4 की पावर 4 कितना होता है, 256, 256 में से 1 माइनस करेंगे तो 255, 255 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा। अब 3 से इसको काटो तो 5 15, और 5 से मल्टीपल करेंगे तो 55 25, 55 25 हो तो 27, 5 10 हो तो 12, 1275, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1275 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए, पहला पद, कॉमन रेशियो और सम, इस यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, कहीं से नहीं बनते, ये आपने पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, श्रेणी 243, 256, 269 के 151 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए, ये मेरे से कहा जा रहा है। देखो, ये है हमारे पास कौन सी समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसमें क्या है, डिफरेंस सेम सेम होता है, तो डिफरेंस यहाँ देखेंगे, डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर 13 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर भी डिफरेंस 13 का है। डिफरेंस अगर सेम सेम है हमारे पास में, तो वो किसमें चलेगी, समांतर श्रेणी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाई जाएगी। इसमें जो टर्म होते हैं वो होते हैं ए, पहला टर्म, दूसरा टर्म होगा ए प्लस का डिफरेंस मतलब कि डी, और तीसरा पद होगा ए प्लस का 2d, और चौथा पद होगा ए प्लस का 4d, ठीक है। ऐसे ऐसे चल रहा होगा। लास्ट वाले पद को आप क्या मान सकते हो, लास्ट वाले पद को ए प्लस का एन डी मान सकते हो, ठीक है। तो मेरे से अगर टी एन वाला टर्म पूछा है तो टर्म बराबर क्या होगा, पहला पद ए1 प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डिफरेंस, ये होगा। अगर मेरे से सम पूछा है, सम, तो सम क्या होगा, एन बट्टे 2 और ब्रैकेट में 2a, ठीक है ना, ब्रैकेट में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का डिफरेंस, या फिर n बट्टे 2 ब्रैकेट में पहला पद प्लस का n, ये वाला होगा, ठीक है। पहला पद a1 मैंने लिख दिया है, या a भी लिख सकते हैं, मैंने a1 लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, a1, या a भी लिख सकते हैं, ओनली नो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। मैं यहाँ पे a ही लिख देती हूँ, चलिए ये लिख दिया मैंने। अब मेरे से पूछा है 151 पदों तक का सम क्या होगा, 151 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस ये वाला फॉर्मूला निकाल देती हूँ, मेरे को 151 पद वाला निकालने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लगाती हूँ, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर क्या है मेरे पास, 151, तो यहाँ पे मैंने लिखा 151 बट्टे 2 इंटू का 2a, पहला पद मेरे पास कितना है 243, 243 का अगर मैं डबल कर दूं तो कितना आ जाएगा, इधर ले लेते हैं, ये आ जाएगा 486, ठीक है ना, 486, और प्लस का n माइनस का 1 करूं तो 150, 150 इंटू का डिफरेंस है मेरे पास 13, ये आ जाएगा जी, ठीक है। करेक्ट, यहां तक कोई मिस्टेक, मतलब कोई कंफ्यूजन, मिस्टेक तो है ही नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपने। अब मेरे को क्या करना है, इसका मल्टीपल करना है, दोनों का मल्टीपल करेंगे 0, 13 पंजू 65, कैरी लेंगे 6 आ जाएगा, 13 और 6 कितना होगा 19, 1950, दोनों को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 8 5 13 के 3 कैरी लूंगी 1 आ जाएगा, 14 के 4 कैरी लूंगी 1 आ जाएगा, तो 2436 आ गया, ठीक है ना, 2436। 2 से इसको मैं डिवाइड कर दूं, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, 2 का 2, 2 2 4, 2 का 2, 2 8 16, 1218 आ जाएगा। अब मेरे को 1218 इंटू का 151 करना है रे बाबा, तो लास्ट में 8 आएगा और 1 ही में दे रखा है, देखो ऐसे भी लगा सकते हैं, ये वाला आंसर होगा आपका, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 151 इंटू का 1218, देखो यहाँ 1 था ना, तो 8 का 8, 1 8 तो आ रहा था लास्ट में, तो इसलिए मैं उस पर चलेगी ऑप्शन पे, तो 18 और 39 और 18, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी वाला। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये हर सेट में 2 क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं आपका,
तो एपी जीपी एचपी से नहीं पूछा जाता है, एपी जीपी आपने आना चाहिए, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं। 2 क्वेश्चन से आपके बनेंगे, अच्छे से कर लेना। मैं हर सेट में 2 क्वेश्चन करा के चलूंगी इसके, ठीक है, ताकि आपको ये रट जाए और फॉर्मूले भी लिखवाते चलूंगी। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई हो, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया हो। अगर क्लास समझ में आई है, सॉल्यूशन समझ में आया है और आपको लगता है कि क्लास अच्छी है, बेहतरीन है, तो इसे शेयर कर सकते हैं, एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, प्रेशर नहीं है, ठीक है। बाकी आप पढ़ाई पे फोकस रखें और ये कमेंट शेयर तो चलता रहेगा। मेन चीज है कि अपना पढ़ाई पे फोकस रखना है आपने, ठीक है। चलिए, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अच्छे से खाते पीते रहना और स्वस्थ रहना और पढ़ते रहना अच्छे से, ठीक है। चलिए।